स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर। और हम लोगों का स्पेशल वीडियो सीरीज चल रहा झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, और ये लेक्चर नंबर 1.3 है मैथ सब्जेक्ट के ऊपर। और हम लोग पिछले दो क्लासेस में, एक क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था मैथ से रिलेटेड, लास्ट क्लास में हम लोगों ने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और उसी कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग इस क्लास में भी कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा रियल नंबर चल रहा है यानी वास्तविक संख्या, और उस पर एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। √3 इज़ ए, ऑप्शंस हैं नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, नॉट अ रियल नंबर वास्तविक संख्या नहीं है, इरेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, और लास्ट ऑप्शन है एन इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है। तो बेसिकली √3 के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो √3 अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में, रियल नंबर के बारे में भी पढ़ा था, और रेशनल और इरेशनल नंबर मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ा। तो उन्हीं में से हम लोगों को चूज़ करना है कि √3 कौन सी संख्या है। बात की जाए प्राकृत संख्या की, तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जो 1 से चालू होती है, 1, 2, 3, 4 so on, और ये कंप्लीट नंबर होता है पॉइंट में, मतलब दशमलव में भी नहीं होना चाहिए और रूट नहीं होना चाहिए, मतलब एक कंप्लीट नंबर जिसको बोलते हैं। और 1 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या कोई भी संख्या, वैसी कोई भी संख्या जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है, मतलब जो कि नंबर लाइन पर जिसको दर्शाया जा सके, उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। और हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही कवर किया था कि वास्तविक संख्या एक ब्रह्मांड की तरह है जिसके अंदर ही परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बाकी सारे जितने भी नंबर थे वो सारे आते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर √3 की बात की जाए तो भले ही ये परिमेय हो, भले ही ये अपरिमेय हो, बट वास्तविक तो है ही, तो ये वास्तविक संख्या है। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है नॉट अ रियल नंबर, वास्तविक संख्या नहीं है, वो भी हमारा गलत हो गया। और जो फर्स्ट ऑप्शन था प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। अब दो ऑप्शन जो बचे हुए हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, उसमें हम लोगों को चूज करना है कि ये या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय संख्या है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही ये कवर कर लिया था कि जो रूट में जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकल सकता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या होगी यानी इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है वो क्या होता है। ऑप्शन है हमारे सामने, ऑलवेज रेशनल मतलब हमेशा परिमेय ही होगा, ऑलवेज इरेशनल मतलब हमेशा अपरिमेय ही होगा, रेशनल और इरेशनल मतलब परिमेय या फिर अपरिमेय दोनों हो सकता है, और लास्ट ऑप्शन है 1 मतलब 1। तो बात की जाए अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करता हूँ, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल मतलब परिमेय संख्या जिसको कि हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और बात करते हैं अपरिमेय संख्या जिसको कि हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, एक जो कि P/Q के रूप में मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अंश हर है उसमें, और दूसरा जिसमें कि अंश हर नहीं है, या तो इस फॉर्मेट में है √2, √3 या फिर ऐसा कुछ है 1.21, 211, 211, इस तरह का कुछ अशांत अनावर्ती संख्या है जिसमें दशमलव प्रसार है, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या को जब भी हम इससे गुना करेंगे तो वो तो एक अलग सा कॉम्बिनेशन बना ही रहेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसे कट करके और ये फिर कुछ और संख्या बन जाए, क्योंकि कटता तो तब ना जब ये हम इसे अंश और हर के रूप में लिख पाते हैं, P/Q के रूप में लिख पाते हैं, लेकिन वैसा लिख ही नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपरिमेय संख्या अपना एक ग्रुप बना के अलग से रह ही जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या सदैव हमेशा उसमें एक प्रेजेंट रहेगा, और इस कारण से उस पूरी संख्या को वो अपरिमेय बना लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें, अगर 2 और √2 हमारा परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या, इन दोनों को गुना करेंगे 2√2 रिजल्ट आ रहा, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं और हम लोग समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, ऑलवेज इरेशनल, हमेशा अपरिमेय संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा
HCF ऑफ ए नंबर 23 एंड LCM इज, ठीक है, दो नंबर्स, दो संख्याओं का जो HCF है वो दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, और उनका LCM जो दिया हुआ है वो 1449 दिया हुआ है। ये है हमारा HCF और ये है हमारा LCM, ठीक है। और उसमें से, उन दोनों समूह में से एक और संख्या दी हुई है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 161, एक नंबर दिया हुआ है हमारे सामने 161, एक नंबर है, मान लेता हूँ A है 161, तो दूसरी संख्या यानी B का वैल्यू हम लोगों को पता करना है। हम लोगों ने फर्स्ट जो थ्योरी पढ़ा था उसमें ये कवर किया था कि HCF गुने LCM, HCF और LCM का जो गुणनफल है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब A इंटू B के बराबर होता है, ठीक है। तो HCF हमारा है 23, LCM है हमारा 1449, A का वैल्यू है 161, हमें B का वैल्यू मतलब दूसरी संख्या पता करनी है, तो B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो B इक्वल्स टू 23 इंटू 1449 1449 डिवाइडेड बाई 161। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करना है सिंपल कैलकुलेशन के लिए। 23 से 161 में भाग देंगे तो आई थिंक 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। फिर 7 से हम लोग इस 1449 को काट सकते हैं, तो 207, यानी हम लोगों का रिजल्ट जो आ गया 207। तो 207 एक ऐसी संख्या है जो कि दूसरी संख्या हो जाएगी जिनका कि HCF 23 है इन दोनों का और LCM 1449 है। तो सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल इसका सॉल्यूशन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज। दो सह अभाज्य संख्याओं का LCM क्या होगा? दो सह अभाज्य संख्या, पहले ये समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या जिसको कि हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या तो आप लोग पढ़े होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को सह अभाज्य भी पता होगा। मैं दोबारा से रिकैप करा दूं, बता दूं क्या होता है ये। अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें किसी से भी भाग ना लगे। अगर सिंपली हम लोग प्राइम नंबर का बात करें, प्राइम नंबर जिसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं उसकी बात करें, तो वैसी संख्या जिसमें खुद मतलब स्वयं और एक को छोड़ के किसी भी संख्या से भाग ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें बात करें 2 के बारे में तो सिर्फ 2 और 1 से भाग लगेगा। 3 में बात करें तो सिर्फ 3 और 1 से लगेगा। 5 में 5 और 1 से लगेगा, मतलब इसको छोड़ के और किसी संख्या से नहीं लग रहा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। अब ये सह अभाज्य क्या है? सह अभाज्य वैसी संख्याएं होती है जो कि इंडिविजुअली अभाज्य हो ना हो, मतलब अलग अलग अगर बात किया जाए तो भले ही वो अभाज्य ना हो लेकिन आपस में कुछ कॉमन ना निकले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, मान लेता हूं मैं 25 और 9 की बात करता हूं, तो 25 भी अपने आप में ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें भाग लगता है, तो 5 से इसमें भी भाग लगता है। 9 के बारे में बात किया जाए तो 9 में भी भाग लगता है, लेकिन सह अभाज्य है ये। क्यों सह अभाज्य है? क्योंकि आपस में इनमें कुछ ऐसा कॉमन नहीं है। एक को छोड़ करके, 1 से तो ऑफकोर्स सभी संख्याओं में भाग लगता है, तो 1 को छोड़ करके आपस में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिसमें कि दोनों से भाग लग जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। चलिए, तो हम लोग समझ चुके हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। अब इसका हमको LCM के बारे में पता करना है। तो LCM से पहले हम लोग समझते हैं कि HCF क्या होगा। तो जब सह अभाज्य है मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो HCF क्या होगा? जाहिर सी बात है HCF हमेशा 1 ही होगा। और हम लोग ये पढ़ते हैं कि HCF इंटू LCM, HCF 1 क्यों होगा ये समझ चुके हैं, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आएगा तो मतलब 1 आ रहा, तो 1 जो हो गया HCF हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अब इसमें HCF की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो HCF की जगह पे 1 लिख सकते हैं। 1 इंटू LCM, 1 इंटू LCM मतलब LCM ही, यानी LCM कितना के इक्वल हो गया? संख्याओं के गुणनफल के। तो जो सह अभाज्य संख्या है मतलब को प्राइम नंबर्स है, उनका LCM हमेशा किसके इक्वल होता है? संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। चलिए, तो ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट जो हो गया, LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो पहला ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। दो लगातार इवन नंबर्स मतलब सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा ये पता करना है। देखिए, HCF के बारे में बात करते हैं तो HCF किन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो कॉमन वैल्यू होता है, जो दोनों में कॉमन है, जिसमें दोनों से दोनों संख्याओं में भाग लग जाए, उसको हम लोग बोलते हैं HCF, ठीक है। अब लगातार दो सम संख्या, यहाँ पर बात हो रही है दो सम संख्या की।
तो दो सम संख्या की बात करें तो क्या हो सकता है, लगातार, एक वर्ड और है कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार सम संख्या। लगातार मतलब क्या हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 6 8 हो सकता है, या फिर ये कोई और भी कॉम्बिनेशन 8 10 हो सकता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन में 2 4 4 6 6 8 8 10 या कोई भी बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो इन सभी संख्याओं के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें जो कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहली बात की, चूंकि ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब 2 से दोनों में भाग लगेगा। तो एक चीज़ तो कॉमन हो ही गया, एचसीएफ जो है हम लोगों का, एक तो 2 आ ही गया। अब इसके बाद देख लेते हैं और कुछ कॉमन निकल सकता है क्या। तो एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। और सिंपल अगर हम लोग बात करें x और x+2 में कुछ कॉमन होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं होता है। बस ये 2 जो है ये कॉमन हो सकता है। ये 2 क्यों कॉमन हो सकता है, क्योंकि ये x भी 2 से भाग लग रहा है इसमें, मतलब इस x में भी 2 से भाग लग रहा है और इस x में भी 2 से भाग लग रहा है, और ये 2 में 2 से तो भाग लग ही रहा। तो इसी कारण से x+2 से 2 कॉमन निकल सकता है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए, हम बोलते हैं कोई सम संख्या के बारे में, तो x बराबर 2a लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सम संख्या होगी वो कौन सी होगी, x+2 होगी, मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 2a+2। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन निकल रहा है, और इसमें भी बात की जाए तो 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोनों में 2 कॉमन निकल जाएगा, तो उसका एचसीएफ जो है वो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अभी हम लोगों ने देखा सम संख्या के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में कि लगातार 2 विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि x एक संख्या माने तो दूसरी संख्या जो होती है वो x+2 होती है, सम संख्या के केस में। उसी तरह से ये सम संख्या का केस था। विषम संख्या की भी बात करें तो एक है विषम संख्या, अगली संख्या कौन सी होगी, 3 होगी, फिर अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, इस तरह से। तो विषम संख्या की भी बात करें तो वो भी सेम ही होगा। अगर अभी जो हमारे पास विषम संख्या उसको x माने तो अगली जो विषम संख्या होगी वो 2 ज़्यादा होगी, x+2 होगी। लेकिन डिफरेंस ये है कि सम संख्या में जो x है इसमें 2 से भाग लग रहा, ये 2 से भाग लग रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो विषम संख्या में x है ये इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, या फिर ये बोले इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा, तो इसका मतलब x+2 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसमें 2 से भाग लग रहा है, ना तो इसमें 2 से भाग लग रहा है। और ये जो 2 एक फैक्टर है, इसके वजह से इसमें इन दोनों में से कुछ भी ऐसा कुछ कॉमन नहीं निकल सकता जो दोनों में हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 1 3 हमारे पास विषम संख्या का पेयर है, अगला पेयर ले लेते हैं 3 5, फिर ले लेते हैं 5 7, इसी तरह से 7 9, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं। और सभी पेयर में देखिएगा कॉमनली, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, 2 लगातार विषम संख्या है, कुछ भी उन दोनों के बीच कॉमन नहीं आएगा। तो इस कारण से उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो गया 1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। If 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर, 2 पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्याएं दी हुई है, धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। a को डिफाइन किया गया है x3y², और b को डिफाइन किया गया है xy3, ठीक है। ये a और b दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि इनका जो है वो एचसीएफ पता करना है, ठीक है। a और b का हम लोगों को एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ ऑफ a एंड b। तो बात की जाए एचसीएफ जब हम लोगों को पता करना है, तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन मिल रहा है उन लोग उसी को हम लोगों को फाइनल रिजल्ट में देखना है। एचसीएफ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए x दोनों में है, y भी दोनों में है, लेकिन y का मिनिमम पावर कौन सा है, मिनिमम पावर अगर x की बात की जाए तो b में है, और वो है x पे पावर 1। तो इस कारण से इस b में भी x से भाग लग जाएगा, और इस x3y² मतलब a में भी x से भाग लग जाएगा। तो जो दोनों में मिनिमम पावर है उसको एचसीएफ हम लोग ले लेते हैं, मतलब x। इसी तरह से y भी दोनों में मौजूद है, और उसमें से मिनिमम पावर कौन सा है, तो ये y² है मिनिमम पावर, इस कारण से y² से इसमें भी भाग लग जाएगा और y² से इसमें भी भाग लग जाएगा। तो y² भी एक कॉमन वैल्यू आ गई।
तो इस तरह से हमारे पास जो HCF आया इन दोनों का वो आ गया XY²। तो ऑप्शंस में से देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। और इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस PDF का लिंक डाल दूंगा जो कि आप घर पर बैठ करके खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।